हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अस्थमा। ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंडीशन है। अस्थमा आईएमपी क्वेश्चन में आने वाला एक क्वेश्चन है जो कि हर एक मेडिकल एग्ज़ाम में कॉमन होता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, फार्मेसी हो या फिर नीट और जेडबलई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अस्थमा एक कॉमन कंडीशन है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि इंडिया में 80% लोगों में अस्थमा कॉमन हो चुका है। कुछ लोगों में जेनेटिक है एंड कुछ लोगों में एज फैक्टर करता है, मतलब 35 एज के आगे से कुछ लोगों में अस्थमा प्रेजेंट रहता है। देन कुछ बच्चों में प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक ट्रांसफ़र हुआ होता है। आज हम देखेंगे अस्थमा क्या है। फर्स्ट वन हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द अस्थमा। अस्थमा का एक लोकल इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब हमें अस्थमा के बारे में क्या क्या पता है। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज टू अफेक्ट इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ब्रोंकाई। देन डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। एक मोस्ट कॉमनली अस्थमा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक कंडीशन है अस्थमा। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीथिंग में। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रोंका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ब्रोंको ऑर्गन है, वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसमें कम एयर स्पेस रहता है, इसलिए हमें क्या होती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। हम देखेंगे डेफिनेशन। अस्थमा इज अ क्रोनिक inflammatory disease of airway caused by allergical response of bronchi resulting in reversible narrowing of airway due to bronchoconstriction मतलब spasm, congestion and thickness of wall of bronchi and accumulation of mucus, then in bracket recurrent attaching of dyspnea and wheezing। ये हो गई मेडिकल टर्म की, मतलब अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन। इसे हम इन शॉर्ट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। अस्थमा इज अ कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन caused by allergical response affect in the bronchi, narrow bronchi and resulting in the dyspnea। ये क्या हो गई एक इन शॉर्ट में अस्थमा की डेफिनेशन में क्या बताया गया है, अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज, मतलब क्या कि ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, एक इन्फ्लामेशन होता है अस्थमा में। ईयरवे कॉज बाय एलर्जी, इसका ईयरवे में अफेक्ट करता है। इसका मेन कॉज क्या होता है, एलर्जी। उसका रिजल्ट क्या होता है, नैरो ईयरवे, मतलब ईयरवे क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। देन ब्रोंको कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या, उसे हम मेडिकल में एक अदर वर्ड क्या है, स्पाजम। स्पाजम मतलब उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाना उस ऑर्गन में, और जकड़ जाता है। उससे क्या होता है, ईयर पास कम होती है, इसलिए हमें डिस्पेनिया कंडीशन फील होती है। इसमें क्या है, थिकनेस ऑफ द वॉल, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्रोंकाइल ऑर्गन है उसकी जो वॉल है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। क्यों थिक होती है, क्योंकि उसे एलर्जी की वजह से उसे स्वेलिंग आ जाती है, मतलब अंदर सूजन आ जाती है। इसकी वजह से उसका जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिकरेंट अटैचिंग ऑफ, अभी इसमें क्या क्या दिखाई देगा, डिस्पेनिया एंड स्वीजिंग, मतलब डिस्पेनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्वीजिंग मतलब आपने देखा होगा जो अस्थमा के पेशेंट थे उनकी रेस्पिरेशन में एक साउंड आता है, स्वीजिंग का साउंड फॉर्म होता है, क्योंकि उन्हें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनकी रेस्पिरेशन से एक अलग साउंड फॉर्म होता है, लाइक दिस, उसे क्या कहते हैं, स्वीजिंग। देन अब हम देखेंगे टाइप ऑफ अस्थमा। अस्थमा के मेनली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन एक्सट्रिंसिक, देन सेकेंड वन इंट्रिंसिक। अभी एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है, इसमें एलर्जी फॉर्म होती है, कॉमन अक्योर इन चिल्ड्रन, मतलब जो हमारे चिल्ड्रन हैं या बच्चे हैं उनमें यह क्या होता है, कॉमन हो जाते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, किसी चीज़ की एलर्जी हो तो क्या होता है, अस्थमा फॉर्म होता है, लाइक कफ होता है कॉमन लैंग्वेज में। देन नेक्स्ट वाला जो है क्या है, नॉन एलर्जिक, मतलब इसमें कोई एलर्जी नहीं होती, ये
लाइफ टाइम के लिए अस्थमा होता है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉर्म हुआ होता है या ये क्या होता है एज की वजह से होता है। इसमें क्या होगा, कॉमनली अकर इन अबाउट 35 ईयर ऑफ एज। अभी ये क्या होगा, किस एज में कॉमन होगा, 35 के अबाव, मतलब आगे 35 के आगे जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें अस्थमा ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये हो गए 2 टाइप ऑफ अस्थमा। ये है डायग्राम ऑफ दी ब्रोंकोडायलेटर, मतलब अस्थमा की वजह से हमारे ब्रोंकल की अंदर से क्या सिचुएशन होती है, लाइक उसके लिए डायग्राम। फोर्थ वन इज कॉजेस ऑफ द अस्थमा। कॉजेस को अदर नेम क्या होता है, इटोलॉजी। इटोलॉजी मतलब उसके जो रीज़न है, किन किन फैक्टर की वजह से अस्थमा होता है, लाइक उसे हम देखेंगे अब। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें कुछ चेंजेस होने की वजह से क्या हो सकता है, अस्थमा कॉज हो सकता है। उसमें क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, मोस्टली कोल्ड एयर, मतलब जो पर्सन कोल्ड एयर में रहते हैं या स्विमिंग करते हैं या जम्मू कश्मीर मतलब जहाँ पे आइस पैलेस की जगह पे रहते हैं उनमें अस्थमा कॉमन होता है। देन चेंज इन ह्यूमिडिटी ईयर, अभी इसमें क्या होता है, ड्राई एयर होती है। देन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब अभी इसमें क्या होगा, जो ड्रग्स पेशेंट अगर कोई ड्रग्स या कोई नशा यूज़ कर रहा है लाइक दिस, इसमें क्या क्या होगा, सिगरेट होगा, स्मोकिंग होगा, देन सल्फर डाइऑक्साइड जैसी चीज़ों का यूज़ होगा। देन थर्ड वन इज़ एलर्जिकल इन्हेलेशन, में फूड ट्रीटेड विथ सल्फट, बियर, वाइन एक्सेट्रा। अभी कुछ जो एलर्जी कॉज करने वाली चीज़ें हैं अगर उनका बॉडी में एंटर हो जाए उसकी वजह से क्या हो सकता है, अस्थमा कॉज हो सकता है। देन स्ट्रॉन्ग ओडर्स एंड परफ्यूम, मतलब अगर कोई डार्क सेंट है या डार्क स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, देन परफ्यूम होगा अगर कोई डार्क, उसकी वजह से भी अस्थमा कॉज हो सकता है, लाइक ये हमें फैक्ट्रियों में देखने को मिलेगा। देन स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट, स्ट्रेस और इमोशनल अपसेट में भी हमारे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, लाइक कुछ हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, देन कुछ रिलीज होते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अस्थमा कॉज हो सकता है। देन लास्ट वन इज मेडिकेशंस, इसमें NSAIDs यस ड्रग्स हो गए, देन बीटा ब्लॉकर हो गए, उसकी वजह से क्या होगा, अस्थमा कॉज हो सकता है। बीटा ब्लॉकर क्या करती है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है, मतलब ब्लड को थिक बनाने का काम करती है। देन फिफ्थ वन इज हम देखेंगे रिस्क फैक्टर, कौन कौन सी कारणों की वजह से अस्थमा हो सकता है, चांसेस है होने के, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर। फर्स्ट फैमिली हिस्ट्री, अस्थमा जेनेटिक ट्रांसफ़र हो सकता है। देन हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, किसी चीज़ की या फूड की एलर्जी हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अस्थमा कॉज हो सकता है। देन पैसिव स्मोकिंग, मतलब ज़्यादा स्मोकिंग। देन अर्बन लिविंग, मतलब जो सिटीजन पीपल है उनमें अस्थमा ज़्यादा दिखाई देता है। देन ओबिसिटी, मतलब वेट गेन, ज़्यादा वेट जिन जिन लोगों का होता है उनमें अस्थमा कॉमन होता है। देन लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट में क्या होता है, इन्फेक्टिव जो हमारी एंटीबायोटिक या इम्यून सिस्टम है उसकी पावर लो होती है। देन रेगुलर यूज़ ऑफ NSAIDs, मतलब जो NSAIDs ड्रग्स है उसका जो व्यक्ति ज़्यादा यूज़ करता है उसमें क्या होता है, अस्थमा कॉज हो सकता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसे अदर नेम है साइन एंड सिम्टम्स। अस्थमा होने के बाद पेशेंट में कौन कौन से साइन शो होते हैं, उसमें फर्स्ट स्वीजिंग, मतलब उनकी जो सांस लेने की साइकिल है उसमें कुछ नया साउंड आता है। अस्थमा की पेशेंट में रेस्पिरेशन में कुछ साउंड हमें सुनाई देता है। देन कफ ऑल नाइट अर्ली इन मॉर्निंग, मतलब उन्हें नाइट में फुल नाइट क्या होता है, कफ होता है, खांसी होती है। देन चेस्ट थिकनेस, मतलब चेस्ट में खांसी की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। देन डिस्पेनिया, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। देन हाइपोक्सेमिया। देन रंची साउंड ड्यूरिंग अ इंस्पिरेशन, मतलब जो वो सांस बाहर
लाते हैं तब उसमें कौन सी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जब सांस अंदर लेते हैं तभी उनकी सांस लेने की जो साइकिल है, प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। देन वो जब सांस बाहर लाते हैं, मतलब CO2 जब बाहर डालते हैं, बॉडी के आउट ऑफ बॉडी करते हैं, तभी क्या होती है, एक साउंड सुनाई देती है। देन अटैच ऑफ अस्थमा मे बी फॉर फ्यू मिनट्स या हॉर्स। देखेंगे पॉइंट नंबर 7, पैथोफिजियोलॉजी, मतलब अस्थमा कौन कौन सी स्टेप से हमारे बॉडी के अंदर अफेक्ट करता है, या अस्थमा कॉज कैसे होता है एक्चुअल में, उसकी हम क्या देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू अस्थमा टाइप, अस्थमा के जो 2 टाइप है उसकी अकॉर्डिंग उसके क्या देखेंगे हम, पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक, मतलब जो एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है, लाइक दिस। उसमें क्या होगा, एलर्जिक, देन ऑब्लिक एंटीजन, कोई भी एंटीजन और एलर्जी। देन उसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मेस्टस सेल। अभी ये कौन सी सेल है, कैंसर सेल है, जो कि फैटी लेयर प्रोड्यूस करती है। किस में करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब ब्रोंकाइल में। देन क्या होगा उसके बाद, केमिकल मेडिएटर रिलीज। अभी क्या होगा, केमिकल मतलब जो हमारे बॉडी में कुछ केमिकल हो, क्या होगा, रिलीज होंगे। उनमें कौन कौन से आते हैं, हिस्टामिन, साइटोकिनिन, या जो प्रोजेस्टोग्लैंडिन, ये जो हार्मोन है, ये क्या हो गए, रिलीज हो गए हमारी बॉडी में। देन ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या होगा, जो हमारा ब्रोंकाइल हो, क्या होगा, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब नैरो सरफेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर ब्रोंकाई का सरफेस नैरो हो गया तो क्या होगा, उसमें कम एयर फील्ड होगी। देन हमें क्या होगी, एयर की डिफिशियंसी, मतलब डिस्पेनिया। ओके, नेक्स्ट एलर्जिकल, अभी हमने देखा। देन अब हम देखेंगे नॉन एलर्जिकल, उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी इसमें कुछ नर्वस सिस्टम का पार्ट इंक्लूड है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिलीज ऑफ एसिटिकोलिन। अब ये क्या है, एक हार्मोन को रिलीज करेंगी। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, ब्रोंको कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या होगा, ब्रोंकाई नैरो हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब क्या होगा, वो सिस्टम फिर से उसे क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। अभी हार्मोन रिलीज हुआ है, बाद में उसे क्या किया, कंट्रोल किया। देन क्या होगा आगे, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एड्रीजेनिक रिसेप्टर्स। देन अभी क्या होगा, स्टिमुल किया जाएगा, उसे स्टिमुलेशन किया जाएगा, उसका मतलब स्टॉप किया जाएगा, रिलीज, देन स्टिमुलेशन। देन लास्ट में क्या होगा, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, जो कि पहले हुआ था, मतलब ब्रोंको क्या होगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन उसका रिजल्ट क्या होगा, नैरो ब्रोंकाइल ट्यूब, देन डेफिशिएंसी ऑफ ईयर, और लास्ट में क्या होगा, डिस्पेनिया। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टिक इवेल्युएशन, 8 नंबर का पॉइंट। इसमें क्या होगा, पेशेंट को अस्थमा है, यह हम फाइंडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे, मतलब कौन कौन सी टेस्ट करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, डायग्नोस फाइंड होगा कि हाँ एक्चुअल में यही डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। कौन कौन सी करेंगे अस्थमा कंफर्म करने के लिए, फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट की जो चेस्ट है उसे पाल्पेट करेंगे, उसे स्वेलिंग है या नहीं चेक करेंगे। देन हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की जेनेटिक हिस्ट्री है अस्थमा की, या उनकी फैमिली में किसी और को अस्थमा है, या पेशेंट को किसी चीज़ की एलर्जी है, इसकी क्या करेंगे, हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री क्या है, एक टेस्ट है। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है टेक्निकल, उसमें क्या होता है, 3 कलर की बॉल होती है, पेशेंट में को क्या करना होता है, उसमें ईयर फिल करनी होती है। देन वो बॉल कितनी ऊंचाई तक उस प्रोसेस में आगे जाते, इसके अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कितनी कैपेसिटी गेन कर रहा है ईयर फील्ड की। इससे पेशेंट के लंग अपसेस या लंग कैंसर या कुछ भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड कंडीशन होगी तो क्या होता है, अंडरस्टैंड हो जाती है जल्दी से। देन ABG, मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। देन हाइपोक्सेमिया, देन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, फाइंड होगा फॉर हाइपर इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, लंग्स में ज़्यादा इन्फ्लामेशन है या नहीं, क्या होगा, फाइंड आउट होगा। देन अस्कुलेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, मतलब वीजिंग साउंड, जो कि ब्रीथ
करते समय, मतलब रेस्पिरेशन करते समय जो कि साउंड प्रोड्यूस होता है अस्थमा के पेशेंट में इन कॉमन। देन 9 नंबर कॉम्प्लिकेशन। अभी अस्थमा के पेशेंट से अगर अस्थमा जल्दी से ट्रीट ना किया जाए या उसे कंट्रोल ना किया जाए तो पेशेंट में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं वही देखेंगे। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी फेल्यूर, मतलब उनकी जो लंग्स है वो क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, रेस्पिरेशन में फेल्यूर आ सकता है। देन निमोनिया, प्रॉपर अगर ईयर फील नहीं हो रही है तो क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मोस्टली ईडिमा, मतलब फ्लूइड की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन। देन इन्फेक्शन क्या कॉज करेगा, निमोनिया। देन कार्डियक अरेस्ट, अगर हार्ट की तरफ कम ईयर पास हो रही है तो क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट। देन स्टेटस ऑफ अस्थमाटिकस, मतलब उसे लाइफ टाइम के लिए अस्थमा हो सकता है। देन अटिलेक्टेसिस, स्पायरोमेट्री टेस्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए। 10 नंबर मैनेजमेंट, लास्ट पॉइंट। मैनेजमेंट में कौन कौन सी मैनेजमेंट होती है, एक्चुअल में 3 मैनेजमेंट हम लिखते हैं उसमें। फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, देन नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या होगा, जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो हम नहीं कर सकते अस्थमा के पेशेंट में, देन हम क्या करेंगे, उसकी वजह से 2 ही मैनेजमेंट करेंगे। कौन कौन सी, मेडिकल मैनेजमेंट देन नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम देखेंगे अभी। उसमें फर्स्ट पॉइंट ब्रोंकोडायलेटर, मतलब जो ब्रोंको को डायलेट करेगी ऐसी ड्रग हम पेशेंट को देंगे। उसमें क्या होगा, बीटा एगोनिस्ट। अभी ये क्या फंक्शन करती है, दी कॉज वाइडिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकाइल स्मूथ मसल बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर्स। अभी ये बीटा रिसेप्टर को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। देन क्या करती है, मतलब उसे बंद करती है, और ईयरवे जो है उसे क्या करती है, वाइड, मतलब उसकी साइज इंक्रीज करती है। जो अस्थमा के पेशेंट में ईयरवे नैरो हो गई थी उसकी साइज बढ़ाने में हेल्प करती है। उसमें कुछ एग्जाम्पल आएंगे, उसमें फर्स्ट सैल्बटामॉल, देन सेकेंड फार्माटोरॉल, देन अल्बट्रॉल, ये हो गई उसकी कुछ एग्जाम्पल। देन सेकेंड वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अभी ये क्या फंक्शन करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक, मतलब जो एलर्जी होगी तो एलर्जी को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। देन इन्फ्लामेशन होगा उसे भी क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। इन्फ्लामेशन और एलर्जी जब प्रिवेंट होगी तब क्या होगा, जो ब्रोंकाइल है उसमें इडिमा या जो स्वेलिंग प्रेजेंट होगी वो रिमूव हो जाएगी और पेशेंट क्लियर हो जाएगा। देन उसमें एग्जाम्पल मेथिल परडेनी सोलन, देन सेकेंड वन बीटामिथाजोन, देन थर्ड वन प्रेनिसोलन, देन थर्ड वन मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अभी मास्ट सेल स्टेबलाइजर का फंक्शन देखेंगे। दिस स्टॉप द एक्टिव ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल मतलब क्या है, ये कैंसर सेल होती है, उसका जो एक्टिवनेस है या उसका जो बनने की स्पीड है उसे क्या करेगा, स्टॉप करेगा। उसे बनने से रोकने का काम कौन करता है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग करते। उसमें कौन सा होगा, एग्जाम्पल क्रोमोलाइन सोडियम। देन फोर्थ वन इज एंटीकोलिर्जेनिक। इसका फंक्शन, द एक्शंस ऑफ द ड्रग इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस। अभी ये क्या करते हैं, जो म्यूकस है उसे सिक्रेशन करने का काम करती है। देन स्मूथ जो मसल है, मतलब ब्रोंकल में जो मसल प्रेजेंट होते हैं उन्हें रिलैक्स करती है, मतलब अगर उनमें कुछ इडिमा या स्वेलिंग प्रेजेंट हो उसे रिड्यूस करके मसल को रिलैक्स करती है। देन उसका मतलब क्या होता है, एंटीस्पाजम या एंटीस्पाजोडिक एक्शन, मतलब स्पाजम को रोकने की जो एक्शन है, राइट दिस। देन इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, इप्राट्रोपिन, देन एट्रोपिन सल्फेट, अदर नेम नेबुलाइज कहते हैं। देन 5 नंबर ल्यूकोटिन रिसेप्टर एंटोजेनिस्ट। इसका फंक्शन क्या है, दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रिन बाय ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। ल्यूकोट्रिन्स हैव अ की रोल इन इन्फ्लामेशन, मतलब इसका कुछ मेन रोल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में होता है, इसलिए इसे
दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, उसे प्रिवेंट करने का काम करती है। इसमें एग्जाम्पल मोन्टेल्यूकास्ट, देन सेकेंड वन नर्सिंग मैनेजमेंट। अब ये सेकेंड पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हम कौन कौन से वर्क करते हैं, एज अ नर्स हम वहाँ पे क्या क्या काम करेंगे, लाइक दिस। इसमें क्या होगा, टू चेक द वाइटल साइंस, पेशेंट के टाइम टू टाइम वाइटल साइंस चेक करने हैं। देन टू प्रोवाइड द केयर, पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है, मतलब क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव। देन टू प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पेशेंट की हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। देन पेशेंट के पास कोई इन्फेक्टिव एजेंट को नहीं आने देना, क्लीनिंग क्लियर रखनी है पेशेंट की, उसमें हेयर केयर होगा, बैक केयर होगा, बेड मेकिंग होगी, इन सभी बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। देन एक्स्ट्रा केयर ऑफ एलर्जी, उसे एलर्जी की वजह से अगर अस्थमा हुआ है तो क्या करना है, एलर्जी की एक्स्ट्रा केयर करनी है। मतलब उसे अगर फ्लेवर की एलर्जी हो, किसी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी से बनी किसी चीज़ से, तो क्या करना है, हमें उसे प्रिवेंट करना है, उसकी रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं रखनी। देन टू मेंटेन अ हेल्थ स्टेटस, पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है उन्हें मेंटेन करना है। डॉक्टर ने जो जो मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्रिप्ट किया है उसे क्या करना है, वो टाइम टू टाइम पेशेंट को देना है। देन पेशेंट और उनकी फैमिली मेम्बर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है।